हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द नोटबुक एस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन के साथ हाजिर हो गए हैं हम। एडिटोरियल डिस्कशन अलॉन्ग विद शॉर्ट न्यूज़ेस, शॉर्ट न्यूज़ को भी देखेंगे, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री भी देखेंगे और उसके बाद हम एडिटोरियल के ऊपर में आएंगे। जैसा कि हमें मालूम है हमारा डेली का यही फॉर्मेट होता है आजकल कि हम पहले शॉर्ट न्यूज़ को जो इसके स्टैटिक्स होते हैं उसके साथ कवर करते हैं और फिर एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं बिल्कुल डिटेल में। दो एडिटोरियल है बेसिकली, एक तो आपका नीति आयोग में अभी क्या इशूज़ हैं उसको लेकर के है। जैसा कि हमें मालूम है लगभग 10 राज्यों ने इस बार नीति आयोग की जो 9th मीटिंग थी उसको बायकॉट किया है। तो क्या इश्यूज़ हैं, स्टेट्स के क्या इश्यूज़ हैं और नीति आयोग में अभी ये चैलेंजेस क्यों निकल के आ रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो हमारा एडिटोरियल है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। साउथ अफ्रीका ने अभी एक नया अपना क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाया और उसकी वजह से क्या चेंजेस वहाँ पर हो रहे हैं। साथ के साथ में इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे कि इंडिया के अंदर में अभी क्या डिमांड है, क्या टारगेट्स हैं और उसको किस तरीके से अचीव कर सकती है इंडिया। तो दोनों ही टॉपिक को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडिटोरियल देख लेते हैं। आज जो है हमें डिस्कशन करना है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एक प्राउड मोमेंट इंडिया के लिए, और वो क्या है कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में अपना पहला मेडल जो है वो जीत लिया है और इस तरीके से इंडिया के खाते में पहला मेडल आ गया है। तो शूटिंग में ये इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, इसके बारे में बात करेंगे। और लगभग 12 साल के बाद इस तरीके की हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि कोई महिला जो है वो शूटिंग में इंडिया के लिए मेडल लेकर के आई है। तो बहुत ज़्यादा अपने आप में अचीवमेंट्स हैं। और दूसरी बात ये है कि मनु भाकर का थोड़ा सा इंस्पायरिंग ये भी रहा कि उन्होंने बोला कि जब वो मेडल के लिए फाइट करने के लिए जा रही थी, जब उनका एक तरीके से कंपटीशन होने जा रहा था उसके जस्ट पहले उन्होंने गीता पढ़ी थी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि क्या हिस्ट्री रही है, क्योंकि यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन टॉपिक है वो क्या है, वाटर लॉगिंग से रिलेटेड। अभी हमें मालूम है कि राउस कोचिंग जो है दिल्ली के अंदर में यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए उनकी लाइब्रेरी में बेसमेंट में जो है पानी भरने की वजह से 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई थी। तो और साथ के साथ में भी रिसेंटली हमने कुछ टाइम पहले ही देखा था कि एक दिल्ली के अंदर ही यूपीएससी एस्पिरेंट की डेथ हुई थी और वो करंट से बचने के, वो गड्ढे से बचने के लिए उसने गेट पकड़ा और फिर करंट की चपेट में आकर उसकी भी जान चली गई। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा दिल्ली के अंदर हो रही हैं और कहीं ना कहीं सबका एक ही मुद्दा निकल करके आ रहा है कि दिल्ली के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और क्यों ख़राब है, वाटर लॉगिंग क्यों हो रही है, क्या प्लान्स जो हैं वो दिल्ली ने बना रखे हैं और किस तरीके से ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो चलता है और क्या ऐसे कारण है कि यहाँ पर अगर आधे घंटे की बारिश हो तो पूरी दिल्ली डूब जाती है। इसको लेकर के ये दो आपके छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, दोनों को ही मर्ज करके हम देखेंगे। और यहाँ पर दिल्ली का प्लान है जो कि 1976 का है और ये ड्रेनेज सिस्टम को किस तरीके से टैकल करना है इसको लेकर के है। तो इसमें क्या कमियां हैं, और ये जब प्लान बना था तब दिल्ली की पॉपुलेशन सिर्फ 60 लाख थी और अभी जो बहुत ज़्यादा लगभग 4 टाइम्स इस तरीके से 3-4 टाइम्स है। और उसके बावजूद भी अभी हम पुराने ही मॉडल को किस तरीके से लेकर के चल रहे हैं और इसी वजह से ये चैलेंजेस आ रहे हैं। इन सब के ऊपर में बात करेंगे हम। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखेंगे इसको। दूसरा जो आपका ये आर्टिकल है वो भी बिल्कुल दोनों सेम ही है। यहाँ पर आईएएस एस्पिरेंट्स की जो बेसमेंट में डेथ हो गई है उसको लेकर के है। तो दोनों ही न्यूज़ को हम मर्ज करके देखेंगे। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके इन्वायरमेंट के लिहाज से जीएस पेपर 3 में आप इसको लिंक कर सकते हैं। बेसिकली साइट्स ने अभी अगरवुड का क्या किया है, इसके एक्सपोर्ट को थोड़ा सा ईज दिया है। अगरवुड बेसिकली एक बहुत ही कहना चाहिए कीमती लकड़ी है, जिस तरीके से चंदन वगैरह की लकड़ियाँ होती हैं उसी टाइप से अगरवुड भी एक कीमती लकड़ी है जो कि मोस्टली जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में आपके उगाई जाती है और वो पाई जाती है बेसिकली। और इसका मेडिसिनल यूज़ कह लीजिए या फिर ट्रेड के लिहाज से बहुत ज़्यादा यूज़ है। लेकिन वहाँ पर साइट्स ने अभी कुछ समय क्या किया था, इसको रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल ऐसे थे कि इसको साइट्स ने ऐसी कैटेगरी में रखा था जिनके ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो अभी थोड़ा सा इनकी जो कैटेगरी है उसमें ईज़ किया गया है। ईज़ का मतलब ये है कि अब थोड़ा सा अगरवुड का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा और इसकी वजह से नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन में लोग हैं जो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो इसको लेकर के ये है, देखेंगे साइट्स क्या है इसके बारे में देखेंगे और ये क्या काम करता है इसके बारे में भी देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट्स हो गया, IUCN हो गया और इंडिया का जो आपका एक तरीके से कहना चाहिए वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट जो है हमारा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो जीव जंतु हो, उनको संरक्षण देने के लिए इस तरीके की आपकी बहुत सारी संस्थाएं हैं। साइट्स, IUCN उनमें से एक है। तो साइट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। अगला ये जो 2 आर्टिकल है बेसिकली, एक तो है व्हाट इज़ साउथ अफ्रीकाज न्यू लॉ ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के साउथ अफ्रीका का जो लॉ है उसको देखेंगे, साथ के साथ में इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी इसमें बात करेंगे। अगला जो है प्लानिंग बेटर द नीति आयोग सफर्स फ्रॉम
बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इश्यूज। देखिए, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह रिप्लेस हुआ था, लेकिन अभी इनकी ही प्लानिंग को सही तरीके से करने के चाहिए कि स्ट्रक्चर्ड वे में करने की बातचीत चल रही है। मीन्स ये है कि नीति आयोग में बहुत सारे इश्यूज़ निकल करके आ रहे हैं। तो क्या इश्यूज़ हैं इसके बारे में बात करेंगे। ये एक एडिटोरियल है तो काफ़ी अच्छे से सारे एंगल्स के ऊपर में बातचीत करेंगे। अगला छोटा सा ही न्यूज़ है, ईरान के अभी नए प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए हैं। इनके बारे में बात करेंगे कि क्या इनका नाम है, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में आपसे इनका नाम पूछा जा सकता है। तो पेजेस्कीन जो है वो ईरान के नए प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए हैं। तो ये जो है कुछ शॉर्ट न्यूज़ जहाँ से आपके लिए वनडे एग्जाम्स में या फिर पीसीएस में क्वेश्चन बन सकते हैं, और साथ के साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से कई बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और एडिटोरियल डिस्कशन के थ्रू हम क्या करेंगे, एक बहुत अच्छा सा आपका यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, एक माइंड मैप जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे कि किसी टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से उसको लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रंट पेज की इस न्यूज़ के साथ में। मनुज हिस्टोरिक ब्रॉन्ज ओपन्स इंडियाज़ मेडल हंट। सबसे पहले बात की जाए कि ये कहाँ पर हुआ है, तो पेरिस ओलंपिक चल रहा है अभी, और पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने क्या किया है, अपना फर्स्ट जो है वो मेडल जीता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें मनु भाकर कोई भी एक तरीके से मेडल नहीं जीत पाई थी। बहुत डिसअपॉइंट हुई थी क्योंकि इनकी पिस्टल में जो है कोई कमी आ गई थी और इसकी वजह से ये क्या हुई थी, बाहर हो गई थी उस रेस से। तब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी, लेकिन अब जो है पेरिस में पहला मेडल, पहला इनका जो एक तरीके से कंपटीशन था और उसको इन्होंने जीत लिया है ब्रॉन्ज से। सिल्वर भी जीत सकती थी, 0.1 की वजह से ये चूक गई, और फिर सिल्वर और गोल्ड दोनों ही मेडल जो है वो साउथ कोरिया के जो स्पोर्ट्समैन थे को मिला। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए प्राउड मोमेंट है क्योंकि मनु भाकर पहली फीमेल हैं जिन्होंने शूटिंग में कोई मेडल जीता है इंडिया के लिए। तो बहुत ही हिस्ट्री एक क्रिएट की है। साथ के साथ में यहाँ पर 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट जो था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। दूसरी बात यह है कि 12 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने ओलंपिक में मेडल जीता हो, और 12 साल के बाद शूटिंग में, स्पेशली ओलंपिक में तो जीता है बट शूटिंग के फील्ड में 12 साल से कोई ऐसा मेडल नहीं आ पाया था, और इस बार जो है वो काम किसी महिला ने करके दिखाया है। तो ये दोनों ही चीज़ें अपने आप में बहुत बड़ी हिस्ट्री हैं। ठीक है, तो मनु भाकर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे वनडे एग्जाम्स में, पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इनके बारे में जा करके। थोड़ा सा इनका जो हिस्ट्री वगैरह है, आप बैकग्राउंड इनका कैसा रहा है इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ सकते हैं, इंस्पायरिंग रहेगा आपके लिए। 22 ईयर ओल्ड की हैं ये, और 22 ईयर की ओल्ड में जो एज में इन्होंने क्या किया है, पेरिस ओलंपिक में अपना पहला मेडल जो है वो जीत लिया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्या है, ये प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। मोदी जी ने भी ट्वीट किया था, हमारे राष्ट्रपति जी ने भी उसको ट्वीट करके सेलिब्रेट किया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा मनु भाकर का नाम। ये थी शॉर्ट न्यूज़। अब चलते हैं थोड़ा सा शॉर्ट न्यूज़ को ही और एलोबरेट करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 के लिहाज से। जीएस पेपर 3 में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिंक कर सकते हैं। और जो इश्यूज़ दिल्ली के अंदर हैं, ओवरऑल मोर और लेस लगभग जितनी भी अर्बनाइज्ड आपके सिटीज़ हैं यहाँ पर जिनके ऊपर में बर्डन बहुत ज़्यादा है, उन सब पर ये चीज़ें लागू होती हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि अगर हेडलाइन पढ़े क्या है इसमें कि वाटर लॉगिंग वोज कंटिन्यूज एज दिल्लीज रिलायंस ऑन 1976 मास्टर प्लान। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली जो है वो अभी भी 1976 के जो मास्टर प्लान बना रखा था उन्होंने दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम को मिटिगेट करने के लिए या उसको टैकल करने के लिए, अभी भी दिल्ली उसी 1976 के मास्टर प्लान पर ही काम कर रही है। और इसी की वजह से आज जो है वो दिल्ली के ऊपर में इतना ज़्यादा बर्डन है। इसकी वजह से आधे घंटे भी यहाँ बारिश हो जाती है तो बहुत लगता है जैसे कि दिल्ली पूरी डूब गई है। और यहाँ पर कभी करंट से कोई चिपक करके स्टूडेंट की जान चली जा रही है, कभी बेसमेंट में 2-3 मिनट के अंदर 8 से 10 फीट का पानी भर जा रहा है और उससे स्टूडेंट्स की जान चली जा रही है। तो ये सारे जो इश्यूज़ निकल करके क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर मैकेनिज्म की कमी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है कि जहाँ पर 60 लाख पॉपुलेशन 1976 में हुआ करती थी दिल्ली की, और उस 60 लाख के पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो मास्टर प्लान बनाए गए थे, और अभी भी जबकि लगभग 2 करोड़ 2.5 करोड़ से ऊपर की आबादी होगी दिल्ली की, उसमें बर्डन हर साल दर साल बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये एक एजुकेशनल हब बन गया है, अगर स्पेशली IAS PCS की कोचिंग्स के लिए। साथ के साथ में बात करिए कि यहाँ पर बहुत सारे और भी लोग यूपी से, बिहार से, बॉर्डर जो आपके लगती हैं स्टेट्स, उनके यहाँ से आप लोग आते हैं आजीविका के लिए, और कैपिटल सिटी है ये हमारी। तो इस तरीके से इतना ज़्यादा बर्डन होने के बावजूद भी पॉपुलेशन वाइज हर तरीके से हम अभी भी 1976 के ही प्लान के ऊपर में काम चला रहे हैं दिल्ली के अंदर में, और इसी की वजह से इतने चैलेंजेस निकल करके आ रहे हैं। साथ के साथ में जो यहाँ पर लोकल जो गवर्नेंस होती है ना, उनका भी कहीं ना कहीं मिली भगत होती है, लेस
कहना चाहिए कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, एक तरीके से करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इन सारी चीज़ों से हमें क्या होना पड़ता है, जूझना पड़ता है। और ये इसकी मार जो है वो सबसे ज़्यादा किसी पर पड़ती है तो वो नॉर्मल जो लोग होते हैं, आम जनता होती है, उनको ही सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट्स थे जिनको यहाँ बेसमेंट में क्लासेस चलाई जा रही थी, उनको नहीं पता, वो कहीं बहुत दूर से आ रहे हैं, बहुत अलग अलग जगह से, बहुत ही गरीब परिवार से आ रहे हैं, आंखों में सपने लिए कि भाई हम IAS PCS बनेंगे, और यहाँ पर आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ तो सारा मैकेनिज़्म ही ऐसा चल रहा है। उनको ये नहीं पता होता कि ये बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं, क्या ये लीगल है या नहीं है, आने वाले समय में यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पर चीज़ें इसी तरीके से चल रही हैं, लेकिन कमी कहाँ पर है, इन सारे तरीके के मास्टर प्लान्स के ऊपर में, जहाँ पर अभी भी 1976 का ही मास्टर प्लान फॉलो किया जा रहा है। अभी जो घटना हुई थी उसमें बोला गया था रेन जो है, पानी जो है वो उसकी वजह से हुआ कि पानी बहुत ज़्यादा आया, लेकिन IMD की रिपोर्ट में बताया गया है कि जितनी कैपेसिटी है हमेशा जैसी बारिश होती है उससे तो बारिश कम ही रही थी। तो कहीं ना कहीं मैकेनिज़्म जो है वो सही नहीं है प्रॉपर तरीके से, इस वजह से ये चैलेंजेस निकल कर के आए और 2-3 मिनट में इतना गहरा जो पानी है वो भर गया किसी बेसमेंट के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि क्या प्लान रहा है दिल्ली के ड्रेनेज मास्टर प्लान का 1976 का, तो बेसिकली ये यही था। कोई भी ड्रेनेज सिस्टम का मास्टर प्लान क्या होता है कि शहरें बहुत अच्छे तरीके से अर्बनाइज वे में, मॉडर्नाइज वे में बने, वहाँ पर प्रॉपर जो है वो नालियाँ बनी हो, सो दैट वहाँ पर पानी जो है घरों का भी बाहर निकल जाए अच्छे तरीके से। अगर वहाँ बारिश का पानी होता है तो बारिश का पानी इस तरीके से वहाँ पर पूरा मैनेजमेंट किया जाए कि स्टोर भी हो सके, साथ के साथ में कहीं पर जल जमाव की स्थिति ना हो, बहुत ज़्यादा कहीं पर पानी ना भरे। तो पूरा ड्रेनेज सिस्टम या फिर कहना चाहिए कि मैकेनिज़्म ये इसी तरीके से चलना चाहिए, और इसी को ध्यान में रखकर 1976 में भी बनाया गया था। इसके उद्देश्य क्या थे? प्राथमिक लक्ष्य था दिल्ली में जल निकासी और सीवेज प्रणाली, बेसिकली इनके ऊपर में ध्यान दिया गया था। लेकिन इशू कहाँ निकल करके आता है कि ऐसा बोला जाता है कि ये जो 1976 का मास्टर प्लान है, उस समय में जो घर बने हुए हैं और जहाँ से जिन रास्तों से सीवेज वगैरह की लाइनें निकालने की बात हुई थी, जहाँ से नाली वगैरह जो है जिससे पानी निकल जाए, नाले वगैरह बनाने के लिए जो जगह अलॉट हुई थी, उसके ऊपर भी लोगों ने घर बना लिए हैं। क्योंकि यहाँ पर बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, काम का भी, साथ के साथ में पॉपुलेशन का भी। इसकी वजह से लोगों ने जो चीज़ें अलॉट हुई थी जल निकासी की सिस्टम बनाने के लिए, सीवेज प्रणालियों को और बूस्ट करने के लिए, बड़े बड़े नाले वगैरह निकालने के लिए, सो दैट गंदा पानी जो है वो बह करके निकल जाए, कहीं पर वाटर लॉगिंग ना हो, जल जमाव ना हो, ये सारी चीज़ें इस वजह से अभी एक तरीके से कहना चाहिए कि नहीं कंट्रोल हो पाई, क्योंकि पॉपुलेशन बर्डन की वजह से लोगों ने इन सारी ज़मीनों के ऊपर में घर बना लिए हैं। और ये चीज़ें अकेले नहीं होती कि ये जनता की गलती है, जो प्रशासन होता है, जब घर वगैरह हम बनाते हैं तो NOC वगैरह हमें लेना पड़ता है, और ये जो चीज़ें हैं विदाउट एनी परमिशन आप नहीं कर सकते हैं। और ये परमिशन देता कौन है? लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर बेसिकली करप्शन सबसे बड़ा मेन इशू है। करप्शन की वजह से क्या होता है कि इलीगल जगहों पर जहाँ पर आपको बनाने का राइट नहीं है, घर बनाने का राइट नहीं है, इंक्रोचमेंट करने का राइट नहीं है, वहाँ पर भी लोगों ने क्या कर रखे हैं? घर बना रखे हैं। और इसी वजह से ये सारा जो दिल्ली का मामला जो है वो बहुत ख़राब स्थिति में है कि यहाँ पर जल जमाव बहुत जल्दी हो जाता है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, सीवेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल ख़राब पड़ा हुआ है कि बारिश में गंदा जो पानी है वो बिल्कुल घरों के अंदर भी चला आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिल्ली के मास्टर प्लान में थी, इनको टैकल करने की बात की गई थी। मूल्यांकन और विश्लेषण किया जाएगा, इसकी बात हुई थी। बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बाढ़ प्रबंधन को लेकर के इसमें काम किया जाएगा। इस तरीके की चीज़ें थी। सीवेज ट्रीटमेंट को लेकर के बातें की गई थी, और शहरी जल नियोजन के साथ एकीकरण की बात की गई थी। लेकिन अगर देखिए लास्ट ईयर ही यमुना में वो इतना ज़्यादा हटनीकुंड बैराज में पानी आया, और उसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ आ गई थी पूरी। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो बाढ़ प्रबंधन सही से हो पा रहा है, ना तो सीवेज का ट्रीटमेंट, ना ही शहरी जल नियोजन। ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल धराशायी हुई हैं, क्योंकि प्लान जो है वो 1976 का है। इस आधार पर बनाया गया था जब पॉपुलेशन 60 लाख की थी। अभी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और नए प्लान की ज़रूरत है, इसमें चेंज करने की ज़रूरत है। इसको पिछले ईयर जो है वो जब बाढ़ वाली कंडीशन आई थी, तब केजरीवाल ने भी जो हमारे CM दिल्ली के CM हैं, उन्होंने भी बोला था इस चीज़ को कि ये जो प्लान है इसके अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन यही बात है, काम हुआ नहीं। इस वजह से इस तरीके के केसेस हमेशा निकल करके आते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की अनदेखी की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं।
अब ये जो टॉपिक है ये केवल दिल्ली के लिए लागू नहीं होता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट आएगा या फिर आपका शहरी नियोजन में क्वेश्चन आएगा, तो शहरी नियोजन में भी आपको ये सारे इश्यूज़ आप उसमें लिख सकते हैं कि आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे दिल्ली में है 1976 का मास्टर प्लान अभी तक यूज़ हो रहा है, जहाँ पर पॉपुलेशन पहले 60 लाख थी, उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया गया था। अभी पॉपुलेशन करोड़ों में है और इसके बावजूद भी हम उसी पुराने मॉडल को लेकर के चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, करप्शन और इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देने की वजह से ही शहरी नियोजन को लेकर के समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये जो टॉपिक है केवल एक पर्टिकुलर दिल्ली के रिस्पेक्ट में नहीं है, आप इसको मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं आपके आंसर राइटिंग में। ठीक है, सेम है ये क्वेश्चन। यहाँ पर टू हेल्ड डे आफ्टर 3 IAS एस्पिरेंट ड्राउन इन बेसमेंट। यहाँ पर बेसिकली अरेस्ट किया गया है जो कोचिंग के मालिक वगैरह हैं, क्योंकि बच्चों की जान चली गई है यहाँ बेसमेंट में बेसिकली। तो इसके रिगार्डिंग है, ये दोनों ही टॉपिक्स सेम थे। यहाँ पर मुद्दा क्या है, यही है कि ड्रेनेज सिस्टम वगैरह जो है या फिर पूरी दिल्ली की जो बाकी सारी व्यवस्था है, आप यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी कोचिंग बहुत इलीगल तरीके से चलाई जा रही है और इसके ऊपर में ध्यान नहीं दिया जाता कहीं ना कहीं, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, अगला जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है GS पेपर 3 के लिहाज से। एनवायरनमेंट में आप इसको क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर साइट्स की एक लिस्ट आती है। ठीक है, साइट्स क्या है, साइट्स बेसिकली जितने भी वनस्पति और प्रजातियां होती हैं, जैसे कि वन्य जीव प्रजातियां होती है, उनको लेकर के, उनके संरक्षण को लेकर के बात करता है। जैसे कि IUCN है, बिल्कुल वैसे ही साइट्स भी काम करता है। इनकी भी लिस्ट जारी होती है जिसमें वो संरक्षण किसको देना है, स्पेशली ट्रेड से रिलेटेड, जिन वनस्पतियों का या फिर जानवरों से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है जिनका जो ट्रेड होता है, उसको लेकर के साइट्स जो है वो अपना क्या करता है, सिस्टम रखता है, उसके ऊपर निगरानी रखता है। तो अभी बेसिकली क्या बोला गया है कि साइट्स ईजेस नॉर्म फॉर अगरवुड एक्सपोर्ट मूव टू बेनिफिट लैक ऑफ फार्मर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर अगरवुड को लेकर के अभी जो नॉर्म्स हैं उसमें साइट्स ने कुछ ईज़ किया है। ईज़ करने का मतलब क्या है कि पहले अगरवुड के ऊपर में साइट्स ने कुछ स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, अभी उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा लिया है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ पर होगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, क्योंकि ये जो अगरवुड है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये इतने बड़े बड़े आपको पेड़ जो है वो दिखाई दे रहे हैं, इनकी लकड़ियाँ जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा ही यूनिक तरीके की होती हैं। उनका रंग जो होता है बहुत यूनिक होता है, काले पीले रंग का होता है वो, और इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इनके जो चिप्स होते हैं, मतलब कि चिप्स, आलू चिप्स नहीं, यहाँ पे इन अगरवुड लकड़ियों के जो चिप्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, उनका एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इनके मेडिसिनल जो यूज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा है और ट्रेड से लिहाज से बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे कि परफ्यूम वगैरह बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात की जाए इसके साइंटिफिक नेम की, अगरवुड के साइंटिफिक नेम की, तो इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम है एक्वालेरिया मेलेसिनेसिस। तो इसको भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन में कहीं पर, स्पेशली UPSC यही करती है कि साइंटिफिक नेम वगैरह से सीधे सीधे क्या कर देती है, ऑप्शन में चीज़ें डाल देती है और फिर पूछती है कि ये जो है वो किसकी प्रजाति है, किससे रिलेटेड है। तो अभी क्या किया गया है, बेसिकली ये जो अगरवुड है इसकी जो नॉर्म्स थे, पहले साइट्स ने इसको इस तरीके से रखा हुआ था, RST कैटेगरी में डाला हुआ था। RST कैटेगरी का फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली इस कैटेगरी में जब कोई भी चीज़ें साइट्स की डल जाती हैं, इसका मतलब ये है कि उन सारे जो उत्पाद हैं, चाहे वो वनस्पति हो, उनके ऊपर में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत होती है और ट्रेड वगैरह से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लग जाते हैं अगर साइट्स की RST कैटेगरी में किसी वस्तु को शामिल कर दिया जाता है। और बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है, रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड। रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड कहने का मतलब क्या है, R फॉर रिव्यू, सिग्निफिकेंट ट्रेड कहने का मतलब ये है कि इस RST में जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसको अगर एक्सपोर्ट करना है उसके पहले बहुत सारे सैंक्शन से गुजरना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी जाके एक्सपोर्ट हो पाएगा। तब ऐसा क्या होता है, जब भी अगर मान लीजिए किसी सामान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है ना, तो लोग बचते हैं उस चीज़ को एक्सपोर्ट करने से, क्योंकि कहते हैं कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इस वजह से लोग बचते हैं उसको एक्सपोर्ट करने से। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब किसी सामान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगे होते हैं और उसकी ज़रूरत तो है ही इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो इलीगल जो ट्रेड है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं अगरवुड जो है पूरा और नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वो सफ़र कर रहा था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे ज़्यादा होते हैं और वहाँ की बहुत सारी पॉपुलेशन इसके ऊपर में डिपेंड करती है, इसके थ्रू उनका रोजी रोटी चलता है। तो अभी बेसिकली साइट ने ये किया है कि जो नॉर्म्स थे RST कैटेगरी में उसको थोड़ा सा ईज़ कर दिया है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि एक्सपोर्ट जो है वो अगरवुड का जो थोड़ा आसान हो जाएगा और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने डे टू डे लाइफ में एक तरीके से अपनी आजीविका चलाने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो
कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट वगैरह से रिलेटेड नॉर्म्स में ईज़ किया जाता है तो उसका बहुत फ़ायदा मिलता है हर तरीके से। गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, साथ के साथ में जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोग हैं उनका भी आजीविका बहुत अच्छे से चल पाएगी। तो साइट्स के बारे में अभी थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिकली कि साइट्स है क्या। ठीक, तो साइट्स जो है ये बेसिकली वन्य जीवों, जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षण देने का काम करती है और उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, जो भी वनस्पतियां और प्रजाति, मैंने बताया कि जीव जंतु भी होते हैं इसमें और वनस्पतियां दोनों ही होती हैं, जिनका एक तरीके से ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है और अगर वो ख़त्म होने की कगार पे आ रही हैं तो उनका रेगुलेशन करने के लिए साइट्स जैसी संस्था बनाई गई है। कब बनाई गई थी? 1973 के अराउंड में इन सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत हुई थी और फिर 75 में क्या किया गया था, लागू किया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कब लागू हुआ था साइट्स का, जितना भी हमने बात की थी उस समय में, तो ये 1975 में लागू हुआ था। इसके पहले भी कई सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि इसका जो ड्राफ्ट है वो 1963 में ही बना लिया गया था कि इस तरीके की कोई संस्था होनी चाहिए जो कि इन सारे ट्रेड रिलेटेड इश्यूज़ को क्या कर सके, संरक्षण कर सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें बनाई गई थी। बट यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, जुलाई 1975 में क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था और तब से लेकर के अभी तक साइट्स जो है वो वनस्पति और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है। तो जंगली जानवर और पौधों के जो नमूने होते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अगर मान लीजिए खतरा हो रहा है तो उनको संरक्षण करना इनका काम है। साथ के साथ में कितने हद तक, कितनी मात्रा में किसी भी वनस्पति का या फिर जीव जंतु से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होगा, इसको भी रेगुलेट करने का काम साइट्स करती है। समय समय पर गवर्नमेंट जो होती हैं उनको वो बताती है कि ये कैटेगरी में लोग जो वनस्पतियाँ हैं वो लुप्त हो रही हैं, अब इसके ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये कन्वेंशन में कामकाज क्या होता है तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर यही होता है, वो उसमें सलाहकारी लोग होते हैं, समन्वयकारी सारी चीज़ें होती हैं। अलग अलग जो हमारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ इसमें मेंबर हैं और वो क्या काम करते हैं, मिल करके कुछ भी अगर मान लीजिए कैसे इसको आगे चल के रेगुलेट करना है, कैसे उनके अलग अलग रीजन में इश्यूज़ हैं उसको ये वहाँ पर मीटिंग में बताते हैं और उसके बाद में किस तरीके से आगे इन प्रोसेस को लेकर के चलना है इसके ऊपर में बातचीत होती है। ठीक है, तो और अगर आपसे पूछा जाए एक और फैक्चुअल क्वेश्चन कि इसका सचिवालय कहाँ पर है, तो सचिवालय इसका जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि साइट्स का हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ पर है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके कार्य क्या है, कन्वेंशन के कार्य वही होंगे, संरक्षण देना है, लाइसेंसिंग प्रदान करनी है, अगर किसी वनस्पति को या फिर जीव जंतु को अगर एक तरीके से ट्रेड करने के लिए लाइसेंसिंग वगैरह देनी है, तो ये सारे काम जो है वो आपका साइट जो है करेगा। इनकी 3 लिस्ट होती हैं। यहाँ पर जो परिशिष्ट होती हैं वो 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 कैटेगरीज में जारी किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा डेंजर में होती है जो भी प्रजातियाँ, उनको कैटेगरी 1 में रखा जाता है, सूची 1 में रखा जाता है। उसके बाद ऐसे लेस जैसे जैसे उनका जो खतरा है जैसे जैसे कम होता जाता है उनको श्रेणी 2 और श्रेणी 3 में डाला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। कोई भी टॉपिक आप अगर पढ़ते हैं अपने यहाँ पर भी, जैसे कि करंट में कोई न्यूज़ होती है, जैसे मान लीजिए कोई वनस्पति जो है जिसका IUCN स्टेटस कुछ और था उसको चेंज किया गया है, तो जब भी आप IUCN के बारे में पढ़ते हैं तो बाकी 2 चीज़ें भी आप पढ़ते हैं, एक तो साइट्स और दूसरा इंडिया के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें उस वनस्पति, उस प्रजाति की क्या स्टेटस है इसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर साइट्स जो है बिल्कुल IUCN की तरह ही एक रिलेवेंस रखता है और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए हर प्रजाति से रिलेटेड कि उनका IUCN स्टेटस क्या है, उनका साइट्स का स्टेटस क्या है और इंडिया के जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत उन वनस्पतियों का या फिर जीव जंतुओं का स्टेटस क्या है। ठीक है, चलिए एक और शॉर्ट न्यूज़ है, इसको देख लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एडिटोरियल, दोनों एडिटोरियल को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका निर्वाचन हुआ है। अभी जो खमीनी जो थे, वो अली खामिनी जो थे, वो क्या थे, ईरान के प्रेसिडेंट थे। अभी निर्वाचन हुआ वहाँ पर और इलेक्शन में जो नए प्रेसिडेंट चुन करके आए हैं, तो वनडे एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है इनका नाम क्या है, पेजेस्किन। तो इन नाम को थोड़ा सा टफ है लेकिन आप 1-2 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा आपको और पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि अभी रिसेंट में ईरान के साथ हमने क्या किया है, 10 ईयर का एग्रीमेंट साइन किया है और अभी रिसेंट ही ईरान के अंदर में हादसा भी हुआ था, विमान हादसा, जिसमें उनके शीर्ष नेता जो है उनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। तो इनके प्रेसिडेंट का निर्वाचन हुआ है, याद रखिएगा नाम। चलिए अब देख लेते हैं एक एक करके जो हमारा एडिटोरियल है। पहला जो एडिटोरियल है बात करता है व्हाट इज साउथ अफ्रीकाज न्यू लॉ ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने एक नया क्लाइमेट चेंज के ऊपर में लॉ बनाया है और इसका मेन मुद्दा क्या है,
बेसिकली उद्देश्य क्या है कहना चाहिए। तो हमको मालूम है कि जो COP21 था, पेरिस कन्वेंशन था, उसमें हमने क्या बात की थी कि आने वाले समय में जो क्लाइमेट चेंज है और टेम्परेचर जो है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेकर के आना है। और अभी जितना भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो उद्योग में जितना हम उत्सर्जन कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस का, उसकी वजह से हम इस टेम्परेचर को रीच करने से बहुत दूर है। इसके बारे में बात समय समय पर हर COP की मीटिंग में होती है। और ये जो COP का जो आपका मीटिंग होता है जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, उसमें हर बार टॉपिक यही होता है क्लाइमेट चेंज। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, उसने एक नई नीतियाँ बनाई हैं और इसमें बात क्या की गई है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज लॉज। तो यहाँ पर बोला गया है कि आने वाले समय में चूँकि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन सबसे ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, और क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे कि इंडिया पे डिपेंडेंसी कोयला के ऊपर में इंडिया की भी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को लेकर के हो, चाहे डिफरेंट स्टील वगैरह के जितने भी प्लांट्स होते हैं। अगर हम जितना भी प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो बिजली का हो, चाहे स्टील का हो, और बड़े बड़े उद्योग जो है वहाँ पर अभी भी हमारी कोयले के ऊपर में डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। कोयला ही हमारा मेन रॉ मटेरियल होता है जिसको जला करके हम एक तरीके से ईंधन जो है वो निकालते हैं और फिर हम किसी भी सामान का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इंडिया की भी बात करेंगे तो लगभग 55% जो है अभी कोल के ऊपर में डिपेंडेंसी है हमारी, अगर हम बिजली वगैरह के उत्पादन की बात करते हैं तो। और कोयले के ही यूज़ की वजह से सबसे ज़्यादा क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज़ निकल करके आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि ये जो अभी जो एमिशन हो रहा है साउथ अफ्रीका के भी अंदर, वो 2017 के बाद से अभी भी और ज़्यादा वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है और लगभग 14% का इंक्रीज़ देखा गया है। मीन्स ये है कि कहने का मतलब ये है कि कितना भी हम कोशिश कर रहे हैं, ये जो COP21 है, इसके बावजूद भी हमने बहुत सारी चीज़ें करने के बावजूद भी हम जो कार्बन एमिशन है उसको कम नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की ज़रूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए साउथ अफ्रीका ने ये टारगेट रखा था कि वो क्या करेगा, 2022 तक क्या कर लेगा, जो अब इनका 405 मीट्रिक टन जो भी कोयले का यूज़ हो रहा है और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, उसको वो क्या कर लेंगे, कम करते लेके आएंगे। और लगभग आने वाले टाइम में क्या करेंगे, एनर्जी सेक्टर के अंदर में 80% जो ग्रॉस एमिशन है उसको अब रिड्यूस करके वो धीरे धीरे बहुत कम करके लेके आएंगे, जो कि नेशनल डिटरमाइंड जो आपकी NCD होती है, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन होता है NDC, इसके तहत जो नॉर्म्स है उसमें ये ले आएंगे और पूरा जो इनका उत्सर्जन होगा उसको ये 80% से रिड्यूस करके लगभग 30 to 31% तक कर देंगे। ऐसा साउथ अफ्रीका का विज़न है। और सेम बिल्कुल ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इंडिया के ऊपर में भी लागू होती हैं। इंडिया के अंदर भी कोयले के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और इंडिया ने भी इस तरीके का टारगेट रखा हुआ है कि क्या कर लेगा, वो 2030 तक क्या करेगा, जितना भी इनके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अभी अगर बात की जाए लगभग 510 टन जो है, मीट्रिक टन बेसिकली कार्बन ऑक्साइड का एमिशन इंडिया के अंदर में हो रहा है और इंडिया ने भी ये टारगेट रखा हुआ है। अभी यहाँ पर बेसिकली साउथ अफ्रीका ने क्या स्टेप्स फॉलो करने के लिए सोचा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको काम आ सकती हैं। इंडिया के रिस्पेक्ट में भी जब हम बात करेंगे तो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए या फिर इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं अफ्रीका के द्वारा। तो एक टर्म होता है NDC, ये होता है नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। बेसिकली जो है ये जितने भी COP की मीटिंग्स होती हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर में, वहाँ पर एक चीज़ रखी गई थी कि जितना भी देश जो है वो हर देश अपने अपने लेवल पे एक नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बनाएगा, एक तरीके की एक ऐसा संस्था, एक तरीके की ऐसी चीज़ रोड मैप होगा जिसकी वजह से क्लाइमेट से रिलेटेड जितना भी कार्बन एमिशन हो रहा है इनको परसेंटेज वाइज धीरे धीरे रिड्यूस करके लेके आना है। और ये हर देश की क्या होगी, अपनी प्रतिबद्धता होगी कि वो अपने देश के अंदर में क्या करे, इस तरीके की चीज़ों को लागू करे। और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी इस जो नए बिल जो लेकर के आया है साउथ अफ्रीका, नया जो लॉ लेकर के आया है, उसमें साउथ अफ्रीका ने भी ये टारगेट रखा है कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का ये जो है 31% तक कार्बन एमिशन को लेकर के आना है। अभी जो लगभग 80% हो रहा है उसको कम करते करते इस टारगेट को फुलफिल करते हुए 31% तक वो लेकर के आएगा। साथ के साथ में अभी फ़िलहाल जहाँ पर इनका लगभग 510 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, इसको ये धीरे धीरे क्या करने वाले हैं, कम करके लगभग 400 तक लेकर के आने वाले हैं बाय 2030। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो साउथ अफ्रीका ने सोच के रखी हैं। तो ये तो हुई साउथ अफ्रीका से रिलेटेड बात। अब बात करें अगर इंडिया के रिलेटेड, तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने एक और चीज़ रखी हुई है कि जो ज़ीरो एमिशन है उनका टारगेट 2050 तक का है। जैसे कि इंडिया का नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट 2070 तक का है, साउथ अफ्रीका ने टारगेट रखा है कि वो 2050 में ही क्या कर लेगा, नेट ज़ीरो
कार्बन एमिशन का टारगेट रीच करेगा। और इसके लिए उन्होंने बात रखी है कि लगभग इसके लिए हर साल उनको $8 बिलियन जो है वो खर्च करने पड़ेंगे, और इसकी प्रतिबद्धता जो है वो साउथ अफ्रीका ने दिखाई है। अब इसी तरीके का काम जो है वो इंडिया में भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी कोल के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। उसके हिसाब से हमें जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फंडिंग जो है खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली मेन इशू कहाँ पर आता है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पॉलिसी होती है, रोड मैप होती है, सारा मामला फंस कहाँ पे जाता है, यहाँ पर पैसे से रिलेटेड जो भी फंडिंग होती है उससे रिलेटेड। आपको मालूम है कि अफ्रीका के बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत गरीबी से जूझ रही हैं, तो वहाँ पर जो फंडिंग है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका ने इस तरीके की चीज़ें बनाई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है। सेम चीज़ें जो है वो इंडिया के ऊपर भी लागू होती हैं। इंडिया ने टारगेट रखा हुआ है क्या कि वो 45% तक जो एमिशन की इंटेंसिटी है वो कम कर लेगा बाय 2030। साथ के साथ में इंडिया का एक और टारगेट है कि 50% जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बाय 2030 वो क्या करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल के थ्रू करेंगे। नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि गैर जीवाश्म ईंधन, कोयले को जीवाश्म ईंधन के रूप में देखा जाता है, लेकिन इंडिया ने टारगेट रखा है कि आने वाले समय में बाय 2030 वो अपना 50% जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है वो नॉन फॉसिल फ्यूल, जिनकी वजह से कार्बन एमिशन कम हो और पर्यावरण को प्रदूषण कम हो, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके वो 50% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करेंगे। तो इंडिया ने भी अपने कुछ टारगेट्स रखे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के, और यहाँ पर अफ्रीका ने भी कुछ चीज़ें अपनी बनाई हुई हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, क्योंकि चैलेंजेस इश्यूज़ जो हैं वो सेम हैं। हर जगह के आपको चैलेंजेस क्लाइमेट से रिलेटेड सेम ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा बात कहाँ पे आ जाती है, फंडिंग से रिलेटेड। अगर जो है अफ्रीका को $8 बिलियन की ज़रूरत है, तो बिल्कुल इसी तरीके से इंडिया को भी बहुत ज़्यादा क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तभी जा करके अच्छा खासा इस पर इन्वेस्ट करके ही हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज जैसे इशूज़ को टैकल कर सकते हैं। साथ के साथ अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलानी पड़ेगी। हमें जो है प्लास्टिक वगैरह जैसी चीज़ों पर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, कोयले के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लेने पड़ेंगे, तभी जा करके क्या हो पाएगा, ये सारी जो चीज़ें हम सोच रहे हैं उसको हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो हर जगह का मुद्दा सेम होता है। आपसे स्पेशली पूछा जा सकता है साउथ अफ्रीका की पॉलिसी के बारे में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। साथ के साथ इंडिया के रिस्पेक्ट में भी हमने बात की। अब चलते हैं, बहुत ही ये टॉपिक जो है हाईलाइटेड चल रहा है आजकल। नीति आयोग से लगभग 10 स्टेट और यूटीज़ जो हैं उन्होंने बाइकआउट कर लिया है। नीति आयोग बना किस लिए था, सारे स्टेट्स को मिला करके एक संघवाद का ढांचा जो है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद का ढांचा बनाए रखने के लिए नीति आयोग को बनाया गया था, योजना आयोग को रिप्लेस करके। 2015 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका मेन जो नीति आयोग को अगर किसी टर्म से डिफाइन किया जाता है तो वो क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है सहकारी संघवाद, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और ये चीज़ें क्या होती हैं, कोऑपरेशन कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, उन सबको ले करके क्या करना, चलना। नीति आयोग का मेन उद्देश्य यही था, इसी को सोच करके इसको बनाया गया था। इसका स्ट्रक्चर क्या था कि भाई एक पीएम है, अध्यक्ष होंगे, पीएम क्या करेंगे, एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, और इसमें बहुत सारी क्षेत्रीय परिषदें भी होंगी। साथ के साथ में हर स्टेट के जो सीएम या फिर मंत्री जो होंगे इसके सदस्य होंगे, और यहाँ पर एक मीटिंग की जाएगी, और जिसमें हर स्टेट के जो भी इश्यूज़ हैं उसको सुना जाएगा, देखा जाएगा, समस्याओं को कैसे दूर करना है इसको लेकर के बातचीत की जाएगी। लेकिन अभी क्या ऐसा रीज़न हो गया जिसकी वजह से 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ने क्या कर दिया है, बाइकआउट कर दिया नीति आयोग का। तो मुद्दा यहाँ पर ये उठता है नीति आयोग को लेकर के हमेशा कि नीति आयोग अब केवल और केवल एक सलाहकारी आयोग बन करके रह गया है, और ये पूरा का पूरा डिपेंडेंसी अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में ही दिखाता है। यहाँ पर बेसिकली बोला जाता है ऐसा कि अब राजनीतिकरण हो गया है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है रिलेवेंट रह नहीं गई है, अब नीति आयोग की बहुत ज़्यादा रिलेवेंस रह नहीं गई है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये केवल और केवल एक सलाहकारी निकाय है। इसके पास में अपने मुद्दे जो हैं, जो भी अलग अलग राज्य इनके सामने चैलेंजेस इश्यूज़ रखते हैं, उस पर एक स्ट्रिक्ट कहना चाहिए कि जिस तरीके से फाइनेंस कमीशन है वो अपने विवेक के आधार पर क्या काम करती है कि कितने राज्यों को कितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से फंडिंग वगैरह देने का काम करती है। लेकिन नीति आयोग में स्वविवेक से काम करने का कोई भी अधिकार नहीं है। मतलब कि अगर नीति आयोग चाहे कि इस स्टेट का ये इशू है तो उसके हिसाब से अगर वो अपनी विवेक से काम कर ले तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष
जो है वो पीएम है, तो इस तरीके से जो मतलब राजनीतिकरण, इसका पॉलिटिसाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। अगर थोड़े से नीति आयोग के बारे में देखा जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, आपको पता है 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। किस तरीके का निकाय है, तो देखिए जैसे पहले योजना आयोग था वो भी एक गैर संवैधानिक निकाय था, बिल्कुल उसी तरीके से नीति आयोग भी गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक कहने का मतलब किसी संविधान में आर्टिकल के तहत इसकी स्थापना के बारे में चीज़ें नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक तरीके से कोई भी छोटा सा एक रूल ला करके नीति आयोग की स्थापना कर दी है। ठीक है, बेसिकली जो योजना आयोग थी पहले उसी को रिप्लेस किया गया है। योजना आयोग का काम क्या होता था कि 5 साल के आने वाले 5 सालों का रोड मैप वो तैयार करती थी कि आने वाले 5 साल में चीज़ें कैसे चलेंगी। बट नीति आयोग का क्या है कि टॉप बॉटम अप्रोच लेकर के नीति आयोग चलती है। जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं इसमें मेंबर्स होते हैं, सभी के मुद्दों को सुनना और सेंट्रल गवर्नमेंट और जो बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट है उसके बीच में एक कनेक्टिविटी का काम करने के उद्देश्य से नीति आयोग को बनाया गया था। तो यही सारे इसके उद्देश्य थे। साझा दृष्टिकोण होना चाहिए, सहकारी संघवाद हो, विश्वसनीय योजना हो। विश्वसनीय कहने का मतलब क्या है कि सारे स्टेट्स उनको माने भी और अच्छी एक तरीके से नीतियाँ हों जो वाकई में फ़ायदा पहुँचाएं। लेकिन अभी जो है अभी बहुत ज़्यादा नीति आयोग को लेकर के इश्यूज़ आ रहे हैं, चुनौतियाँ बहुत निकल करके आ रही हैं और इसी की वजह से बहुत सारे स्टेट्स और यूटीज़ इसको बायकॉट कर रहे हैं। पहला मुद्दा क्या है कि नीति आयोग के पास में राज्यों को विवेकाधीन धन देने का कोई भी अथॉरिटी नहीं है। जिस तरीके से वित्त आयोग वगैरह है उनको संविधान के थ्रू मेंशन किया गया है, वो तो संवैधानिक निकाय हैं, उनको पावर दी गई है कि वो राज्यों को फंडिंग से रिलेटेड चीज़ें करेंगे। लेकिन नीति आयोग के संबंध में कोई भी विवेकाधीन शक्ति नीति आयोग के पास में नहीं है और एक ये पपेट बन के रह गया है गवर्नमेंट का, इस तरीके के एलिगेशन लगते हैं। दूसरी बात ये है कि इसको केवल एक सलाहकारी निकाय बना दिया गया है कि वो आते हैं, वहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स बैठते हैं, एनडीए गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी मान लीजिए जहाँ पर बीजेपी की सरकार है उन राज्यों के इश्यूज़ को सुना जाता है, उनके बारे में बातचीत की जाती है। जो नॉन बीजेपी वाले हैं वो स्टेट्स हमेशा एलिगेशन लगाते रहते हैं कि उनके मुद्दों को सही तरीके से सुना नहीं जाता है और नीति आयोग सुनती भी है तो बेसिकली एक सलाहकारी निकाय के रूप में ही रह जाती है, कुछ खास उसके ऊपर काम नहीं कर पाती है। तो ये इश्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा निकल करके आते हैं। तीसरी चीज़ है निजी या सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने के लिए नीति आयोग कोई भी भूमिका नहीं निभा पा रहा है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ाया जाए, क्योंकि इनका काम क्या है कि हर राज्य की क्या हो एक तरीके से प्रोग्रेस हो सके। जैसे प्लानिंग कमीशन था वो हर फील्ड में काम करता था, अगले 5 साल में इकोनॉमी किस तरीके से चलेगी, पॉपुलेशन किस तरीके से काम करेगा, लोगों को अनाज जो है वो पीडीएस के थ्रू किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हर सेक्टर के ऊपर में बात की जाती थी, प्लानिंग की जाती थी। बिल्कुल उसी तरीके से नीति आयोग से भी यही एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन निवेश के मामले में नीति आयोग कुछ भी नहीं कर पा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में नीति आयोग कुछ खास काम नहीं कर पा रहा, इसको लेकर के बातचीत है। साथ के साथ और मुद्दा और एलिगेशन क्या लगाया जाता है कि इस संस्था का क्या हो गया है, राजनीतिकरण हो गया है। चूंकि इसके हेड कौन होते हैं, पीएम जो है इसके हेड हैं और उपाध्यक्ष इन्हीं के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा हमेशा उठता रहता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वही क्या करती है, इसको पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो नीति आयोग के राजनीतिकरण का मुद्दा भी है। साथ के साथ नीति आयोग को एक गौरवशाली सिफारिश निकाय के रूप में देखा जाता था, अभी फिलहाल जो है केवल और केवल ये सिफारिशी ही रह गए हैं, कुछ खास एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इसको लेकर के पूरा इशू है और इसी वजह से बहुत सारे स्टेट्स बायकॉट कर रहे हैं हमेशा से। और ये बोला जा रहा है कि एटलीस्ट इनको कुछ पावर देनी चाहिए और वाकई में जिस उद्देश्य से इनको बनाया गया था उन चीज़ों को फुलफ़िल करना चाहिए। तो ये जो है नीति आयोग से रिलेटेड आर्टिकल था, उससे रिलेटेड कुछ मुद्दे थे, इसको हमने देखा। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में आपके लिए डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो हमने समझा कि नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ, उसका किस तरीके से काम करने का उद्देश्य क्या था और अभी क्या वर्तमान चुनौतियाँ हैं और इसको टैकल कैसे किया जा सकता है। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको सही मायने में कहना चाहिए कि प्रूफ करने के लिए यही है कि नीति आयोग को थोड़ी सी आप स्वायत्तता और दें और सभी राज्यों को बिल्कुल बिना किसी पक्षपात के भेदभाव के सुना जाए, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट से रिलेटेड हो चाहे वो नॉन बीजेपी स्टेट्स हो, सभी के मुद्दों को सुना जाए, तभी जाकर के इस आयोग के रिलेवेंस जो है वो बनी रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। शुक्रिया, बाय बाय एंड टेक केयर।